अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 979वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, 2-4 दिन पहले फ़ेसबुक के अपने वॉल के ऊपर मैंने एक पोस्ट किया था कि हर इलेक्शन के अंदर मुल्क में मुसलमानों की जो एनर्जी, मुसलमानों की जो ताकत, मुसलमानों का जो पैसा, मुसलमानों का जो मेन पावर ख़र्च होता है, अगर मुसलमान उसी ताकत को, उसी एनर्जी को, उसी मेन पावर को अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए इस मुल्क में लगा देते थे, तो मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर एक भी गैरुल्लाह की परस्तिश और इबादत करने वाला बाकी नहीं रहता था। मेरी ये बात पढ़कर माशाल्लाह जो जय्यद उलामा हैं उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा सराहा। जो अदर एजुकेटेड, पढ़े लिखे, समझदार लोग हैं, जो मेरे पॉइंट को समझ गए, माशाल्लाह उनकी तरफ से काफ़ी हिम्मत अफ़ज़ा मुझे मैसेजेस मिले। लेकिन मैंने देखा एक तबका उसने उस मसले के ऊपर एक हंगामा खड़े कर दिया। बोले यार, ऐसे से तो तुम मुसलमानों को सियासत से दूर रख रहे हो, ऐसे से तो मुसलमानों को बैकवर्ड बना रहे हो, ऐसे से तो मुसलमानों को पिछड़ा बना रहे हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, हिंदुस्तान में जो इलेक्शन का सिस्टम है, आप इसको सियासत समझते हैं, और मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, मुसलमानों को कितना सियासी शऊर है? एक एक विधानसभा एरिए से, मतदार संघ से ख़ुद मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। इसको सियासी शऊर समझते हैं आप? मतलब ये आपके नज़दीक सियासी शऊर है कि उम्मत रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे होटलों में बीड़ियाँ फूँकते हुए, चाय पर चाय पीते हुए, सिर्फ़ एक फजूल बात के ऊपर, ना जिससे दीन का फ़ायदा है ना दुनिया का फ़ायदा है, उसके ऊपर बहस व मुबाहिसे करे कि फ़लाने तालुक़े में कौन आमदार बनने वाला है और फ़लाने तालुक़े में कौन आमदार बनने वाला है और फ़लाने तालुक़े में कौन आमदार बनने वाला है। क्या ये आपके नज़दीक सियासी शऊर है? मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मुसलमानों को पहले तो सियासी शऊर ही नहीं है। सियासी शऊर बहुत दूर की बात हो गई। सियासत का जो सीन है ना, सीन, उसकी भी हवा नहीं लगी हुई है, और बातें करने का बड़ी बड़ी। मुसलमानों के सियासी शऊर का ये हाल है कि अगर किसी मुसलमान को किसी पार्टी से टिकट ना मिले तो उसी पार्टी के, आज तक आप उसी पार्टी की दुहाई दे रहे थे, आज तक आप उसी पार्टी की तायद कर रहे थे, आज तक आप उसी पार्टी की तरफदारी कर रहे थे, और टिकट ना मिलते ही जब पता चले कि दूसरे को टिकट मिल रहा है, फ़ौरन उसी पार्टी के अगेंस्ट में खड़े हो गए, उसके ख़िलाफ़ भौंकना शुरू कर दिए, उसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिए। अरे, मैं समझता हूँ इंसान को पहचानने के लिए कि इस इंसान के अंदर कितनी खबासत कूट कूट के भरी हुई है, सिर्फ ये काफ़ी है कि जिससे आप वफ़ादारी की बातें कर रहे थे अभी तक, लेकिन आपकी गरज, आपका मफाद उससे पूरा नहीं हुआ, फ़ौरन बागी बनकर अपोजिशन में खड़े हो गए। अब उसी को गालियां दे रहे हैं, उसी को बुरा भला बोल रहे हैं, उसी के खिलाफ बातें कर रहे हैं, अब उसको बर्बाद करने की और उजाड़ने की बातें कर रहे हैं। यह है मुसलमानों का सियासी शऊर। इसीलिए मैंने कहा ना कि सियासत में 5 हुरूफ है, लेकिन अभी तक तुमको सियासत का सीन भी नहीं समझ में आया, सीन भी, और तुम बातें करते हो कि मुसलमानों को बैकवर्ड बना रहे हैं। यानी तुम्हारे नज़दीक मुसलमानों की तरक्की, मुसलमानों की कामयाबी इसमें है, मुसलमान अपना धंधा छोड़कर, कारोबार छोड़कर, मुसलमान अपनी दीगर मसरूफियात छोड़कर रात दिन इसी में लगा रहे, बस यही चर्चे करे। हर होटल में सियासत की बातें, हर होटल में आमदार के चर्चे, हर होटल में इलेक्शन की बातें, हर गाड़ी के ऊपर इलेक्शन की बातें, हर पान की टपरी के ऊपर इलेक्शन की बातें, मस्जिद के चबूतरों पे इलेक्शन की बातें, रोड रास्तों पे इलेक्शन की बातें, मुसलमान के रिक्शे में बैठ गए तो उसमें इलेक्शन की बातें। अरे क्या है मेरे भाई,
इसको तुम सियासी शुऊर समझते हो कि भाई मुसलमान बहुत तरक्की कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, सियासत अगर सीखना है ना, सीखना ये दूसरे पार्टी के लीडरों से आप सीखो, सियासत किसे कहते हैं। और मैं नाम लेके बताऊंगा आपको। एकनाथ खड़से, बीजेपी के पुराने लीडर, आज उनकी खुद की बहू वो एमपी है अपने ज़िले से, लेकिन एकनाथ खड़से भी छोटे आदमी नहीं। जब महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना बीजेपी की हुकूमत बनने का वक्त आया, मुख्यमंत्री की रेस में वो थे। कई मर्तबा एमएलए और आमदार रह चुके हैं, वजनदार इंसान जो गृह मंत्री हुआ करते थे और बड़ी बड़ी पोस्ट और बड़े बड़े पद उनके पास में थे। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस इंसान ने बीजेपी को महाराष्ट्र के अंदर एक मकाम, एक हैसियत, और बीजेपी का जिसने इंट्रोडक्शन कराया पूरे स्टेट के अंदर, विधानसभा के इलेक्शन में बीजेपी ने उनका नाम कट कर दिया। उनका नाम ही नहीं है लिस्ट के अंदर, टिकट नहीं मिलने वाला है। मुझे आप बताओ, उस इंसान ने क्या करना चाहिए था, जिसने अपना सब कुछ लगा दिया एक पार्टी के लिए, जिसने पूरे सूबे के अंदर पार्टी का तारुफ कराया, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे रह चुका है, मुख्यमंत्री की रेस में जो इंसान रह चुका है, जिसकी खुद की बहू अभी करंट के अंदर अपने पूरे ज़िले की एमपी है। उसके बावजूद अगर आपको पॉलिटिक्स और सियासत सीखना है, सीखो ऐसे लोगों से। एक लफ्ज़ भी नहीं, एक वर्ड, एक शब्द भी उन्होंने अपने पार्टी और पार्टी के किसी लीडर के विरोध में नहीं कहा। ये सीखो आप उनसे, सियासत इसे कहते हैं। और यहाँ पे टिकट के लिए मैंने तो कुछ लोगों के बारे में ये भी सुना हूँ कि वो उस पार्टी के प्राइमरी मेंबर भी नहीं थे। प्राइमरी मेंबर यानी अगर आपको इलेक्शन में खड़े होना है, अरे भाई किसी भी आदमी को अगर टिकट चाहिए, उसको इलेक्शन में खड़े होना है, पहले आपको ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ता है। इलेक्शन खाली टिकटॉक पे नहीं खेले जाते हैं, इलेक्शन खाली यूट्यूब पे नहीं खेले जाते हैं। आपकी मतदानशिप जो है फेसबुक के ऊपर नहीं होती है कि आपने टिकटॉक के ऊपर टिकट ले लिए, फेसबुक पे इलेक्शन लड़ लिए और आप यूट्यूब के ऊपर कौम के मसाइल को हल करेंगे। ऐसे से मसले हल नहीं होते हैं। लोगों के गलियों में, कूचों में ये जो आज इतने बड़े बड़े पद, बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर लोग जाकर बैठे हैं, इन्होंने खपाया है, खपाया अपने आप को। और मैं आपको ऐसे कुछ लीडरों की मिसाल देकर बताता हूँ। आज जो इतने बड़े बड़े पद पर, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर, इतने बड़े बड़े मकाम पर जो वो बैठे हुए हैं, खाली बातों से नहीं बैठे, अलग अलग पार्टियों के, क्योंकि भाई अपनी तो कोई पार्टी है नहीं, अपन कॉमन बात करने वाले इंसान हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र के जो शिल्पकार है शरद पवार साहब, मैं उनसे अपनी बात की शुरुआत करूंगा। एक छोटे से गांव के ग्राम पंचायत के मेंबर, करियर देखो इंसान का कहां से शुरू होता है। छोटे से गांव के ग्राम पंचायत के मेंबर, फिर गांव के सरपंच बने, फिर पंचायत समिति के मेंबर बने, फिर जिला परिषद के मेंबर बने, उसके बाद जाके एमएलए के इलेक्शन में खड़े हुए, आमदार बने। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनको अलग अलग पद, अलग अलग पोस्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने जो है राज्य मंत्री बनाया, कभी मंत्री बनाया। और फिर एक वक्त ऐसा आया, क्योंकि वो ज़माना कौन सा था महाराष्ट्र के अंदर, उस वक्त में बड़े बड़े जो नामवर लोग हैं उनकी हुकूमतें थी। यशवंतराव चौहान का ज़माना, अब्दुर्रहमान अंतुले का ज़माना, वो लोग हुआ करते थे सीनियर लीडर। उसके बाद में शरद पवार साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के नक्शे को बदल दिया। आज जब भी शरद पवार साहब का नाम आता है, उनके साथ में महाराष्ट्र का शिल्पकार उनको कहा जाता है। क्यों? उस इंसान ने महाराष्ट्र को एमआईडीसी देकर महाराष्ट्र के हर हर तालुके में नया रोज़गार पैदा किया, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया। आज महाराष्ट्र के अंदर स्कोडा कंपनी, आज महाराष्ट्र के अंदर टोयोटा कंपनी, आज महाराष्ट्र के अंदर बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड की इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनियां, और आज जो है दुनिया भर की जो ये पूरा क्या पूरा आईटी हब जो बना दिया हिंजेवाड़ी के अंदर, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और दुनिया की मानी हुई कंपनियां जो आकर बैठी है। किसको क्रेडिट देंगे आप इन सब का?
इन सब का क्रेडिट जाता है एक ही इंसान को, और वह है शरद पवार साहब। तो शुरुआत कहाँ से हुई? ग्राम पंचायत के एक मेंबर से शुरुआत करके अपने आप को उस मकाम तक पहुंचाया कि महाराष्ट्र के शिल्पकार का जब भी नाम आएगा तो फौरन जहन में आता है कि शरद पवार साहब। अब मैं आपको और दूसरे लीडर के बारे में बताता हूं कि शुरुआत कैसे करना पड़ती है। ममता बनर्जी एक स्टूडेंट हुआ करती थी यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ पर जब उनके ऊपर जुल्म और सितम होने लगा तो उन्होंने अपना एक संगठन बनाया। उसके बाद में उन्होंने डबल ग्रेजुएशन किया, उसके बाद डबल मास्टर किया, और टीचर और प्रोफेसर की जो है वो नौकरी करने लगी। उस वक्त के अंदर उन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। मैंने लाइव मैं आपको किसी से सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा हूँ, मैंने मेरी आंखों से वो मंज़र देखा हुआ है जब ममता बनर्जी को 3 और 4 पुलिस वालियाँ जो है वो पकड़ के घसीट के रोड से ले जाकर पुलिस की वैन के अंदर उनको इस तरीके से ले जाया करती थी, ऐसे लगता था जैसे किसी मुजरिम को ले जाया जा रहा है। लेकिन अपनी आवाज़ को उन्होंने दबाया नहीं, अपनी लड़ाई को उन्होंने छोड़ा नहीं। वो ममता बनर्जी कोई सोच भी नहीं सकता, पश्चिम बंगाल के अंदर किसी में मजाल भी नहीं थी कम्युनिस्ट ताकत के खिलाफ में अपनी जुबान खोल दे। 30 साल का साम्राज्य था, 30 साल का। आज भी रिकॉर्ड है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कंटिन्यू अगर किसी राज्य के कोई मुख्यमंत्री रहे हैं तो वो ज्योति बसु है, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। 30 साल का साम्राज्य, पूरे क्या पूरे पश्चिम बंगाल के ऊपर लाल कलर छाया हुआ था, लेकिन मार्क्सवाद का नामो निशान ख़त्म करके ममता बनर्जी ने जो ज़ीरो से शुरुआत की, ज़ीरो से एमएलए का इलेक्शन लड़ा, एमपी का इलेक्शन लड़ा, होते 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 आज वो वक्त आया है पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर अगर किसी की आवाज़ है वो है तृणमूल कांग्रेस की आवाज़। बड़ी बड़ी हुकूमतें घबराई हुई है ममता बनर्जी से। तो शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत की अपने तालिब इल्मी के ज़माने से। शुरुआत ऐसे करना पड़ती है तब जाके लोग लीडर बनते हैं। अब मुसलमानों का हाल देखो। मियाँ भाई इसको घर बैठे बैठे पार्टी का टिकट चाहिए, घर बैठे बैठे ये खाली यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर एमएलए बनना चाहता है। ये है मियाँ भाई का हाल। ये ममता बनर्जी के जैसा रोडों पे रास्तों पे आके और शरद पवार के जैसा शुरुआत जो ज़ीरो से की थी, ये सीखना पड़ेगा आपको। सीखो आप कि जिस पार्टी से आप टिकट मांग रहे थे, अगर पार्टी ने आपको नहीं दिया, किसी और को दिया, आप पार्टी का समर्थन करो। लेकिन ये इतना सेंस नहीं है ना, इतना सेंस नहीं है। बड़े का खा खा के पूरा भेजा जो है गर्म हो गया हुआ है। तो इसके लिए अक्ल नहीं है, उतना सेंस नहीं है कि एकनाथ खड़से साहब जो किसी ज़माने में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे, इतने बड़े लीडर को टिकट नहीं मिला, लेकिन कहा कि नहीं, मेरे पार्टी का फैसला है, मैं उसको सम्मान देता हूं। एक लफ्ज़ भी उन्होंने अपने किसी लीडर के ख़िलाफ़, अपने पार्टी के ख़िलाफ़ में नहीं कहा। और यहाँ मियाँ भाई को अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए, अभी किसी पार्टी के मेंबर भी नहीं बने और टिकट नहीं मिल रहा है, तो मियाँ भाई ज़मीन से 6-6 फीट ऊपर उछल कर कभी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, कभी टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है, कभी व्हाट्सएप पे वीडियो बना रहा है। यह है आज के मुसलमान का हाल। ये मैंने कहा ना, सियासत में 5 हरूफ है, अभी सीन भी नहीं मालूम है। सीन सीखना पड़ेगा बेटा तुमको, ज़ीरो से शुरुआत करना पड़ेगी। ये सियासत टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर नहीं चलती है। एक और लीडर की मैं आपको मिसाल देता हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। कहाँ से शुरुआत की? दादा से। दादा ने अपने आप को लगा दिए, वालिद साहब ने अपने आप को लगा दिए, और उसके बाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे पहले एमएलए बने। उस वक्त में उनके वालिद साहब एमपी हुआ करते थे। कौम के लिए गलियों में, रोडों पे, रास्तों पे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, उस इंसान ने कौम की ताईद में, कौम की हमदर्दी में आवाज़ उठाई है।
शुरुआत ऐसे करना पड़ती है जनाब, तब जाके आदमी लीडर बनता है। और एक एक मिसाल, लीडरशिप किसे कहते हैं। अगर सियासत सीखना है ना, तो बांग्लादेश की जो वज़ीर आज़म है शेख हसीना, सीखो उनसे सियासत। डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, आज सारी दुनिया सैल्यूट करने पे मजबूर है उस शेख हसीना को। खामोशी के साथ में, खामोशी के साथ, कोई हंगामा नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, लेकिन क्या सियासत है यार, दुनिया को झुका दिया आज अपने सामने। सीखो मियाँ भाई, अपनी बहन से सीखो ज़रा। अल्लाह ताला हम तमाम को ये फालतू की चीज़ों में अपनी एनर्जी, टाइम वगैरह बर्बाद करने से सही कामों के अंदर एनर्जी लगाने की तौफीक नसीब फरमाए, शुऊर पैदा फरमाए, शुऊर। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।